जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधि। आपने हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ी होगी, लेकिन अभी तक आपको समझ में नहीं आई होगी। लेकिन आज के इस वीडियो में संधि को आज हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, साथ ही विस्तृत अध्ययन भी इसका करेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो अवश्य देखें, आपको आज संधि बिल्कुल समझ में आने वाली है। जो भी साथी संधि अभी तक समझ में नहीं आती या जिनको डाउट है, वो पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक जरूर करना है, जिससे ऑल वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। हिंदी व्याकरण में संधि को आज हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो सभी को पता है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्ण, सबसे पहले तो आपने वर्णमाला पढ़ी होगी, वर्ण पढ़े होंगे। ठीक है, मैंने वीडियो डाले हैं, और जब आपने वर्ण पढ़े हैं तो वर्ण आपको पता है, और दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। ठीक है, अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के होते हैं दोस्तों तीन भेद। एक तो व्यंजन संधि, दूसरा विसर्ग संधि और स्वर संधि। ये तीन भेद होते हैं संधि के, जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर बात करें कि स्वर संधि, स्वर संधि को 5 भागों में पुनः बांटा गया है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया, तब आपका उत्तर होगा 5 भागों में। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो ये संधि को आपको याद रख लेना है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि की परिभाषा को जान लेते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर, आपने वर्णमाला में पढ़े होंगे कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। तो दो स्वरों के मेल से, यहां पर स्वर स्वर ही आएंगे, है ना, स्वरों का ही मेल होगा। होने वाले जो परिवर्तन है, जो विकार है, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। सबसे पहले ट्रिक जान लेते हैं, उसके बाद हम इसका विस्तृत अध्ययन भी पढ़ाएंगे और एक एक चीज आपको समझाएंगे किस प्रकार से संधि होती है। ठीक है, तो दीर्घ संधि की बात करें तो दीर्घ का जो मतलब होता है वो क्या होता है? बड़ा। दीर्घ मतलब क्या? बड़ा। तो दीर्घ संधि में क्या होगा? बड़ी मात्रा आएगी। बड़ी मात्रा आएगी यानी कि बड़े आ की मात्रा आएगी, बड़े ऊ की मात्रा आएगी और बड़े ई की मात्रा आएगी। ठीक है, अगर शब्द में बड़े आ की मात्रा आ रही है या बड़े ऊ की या बड़े ई की मात्रा आ रही है, तो वहां पर आपकी जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, क्योंकि दीर्घ मतलब तो क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो बड़ी मात्रा, है ना, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बात कर लेते हैं गुण संधि की। गुण संधि मतलब एक मात्रा, एक मात्रा आए तो गुण संधि। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी नहीं। कितनी मात्रा आए? एक मात्रा आए तो गुण संधि। शब्द में अगर एक मात्रा आ रही, जैसे एक मतलब क्या होता है? एक की मात्रा या फिर ओ की मात्रा। ए मात्रा क्या है? एक मात्रा है। अगर ए मात्राएं आ रही हैं तो क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, वृद्धि संधि देखो, दो मात्राएं आ रही हैं तो क्या हो जाएगी? एक की ओर वृद्धि हो जाएगी। तो दो मात्राएं इस प्रकार से ऐ की और औ की, ये दो मात्राएं आ रही हैं तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। यण संधि में बात करें तो या, रा, ला और वा, ये अंत्यस्थ व्यंजन आपने पढ़े होंगे के पहले आधा शब्द आए तो यण संधि हो जाती है। जैसे बात करें नारी स्वर, यहां पर वा आ रहा है और वा के पहले ये आधा शब्द आ गया, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा विस्तृत पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये ट्रिक ट्रिक पहले आपको याद होनी चाहिए। अयादि संधि, अयादि संधि की सबसे पहले बात करें तो अयादि संधि जिन शब्दों में होती है वे शब्द कैसे होते हैं? रूढ़ होते हैं। रूढ़ आप समझते होंगे, आपने पढ़े होंगे, यौगिक रूढ़ और योग रूढ़, ये सारे के सारे पढ़े होंगे। ठीक है, रूढ़ मतलब ऐसे शब्द होते हैं जिनके दो सार्थक समूह नहीं बनाए जा सकते, जिनके सार्थक समूह नहीं बनाए जा सकते वो कहलाते हैं रूढ़। तो सबसे पहली बात तो उन शब्दों में अयादि संधि होती है जो रूढ़ होते हैं। दूसरा, इनके उच्चारण में आए, आए, आओ या फिर आओ, ये उच्चारण होते हैं इनके। जैसे बात करें यहां पर गायक, तो गाय, आय, आय आ रहा ना, आय, गाय। ठीक है, तो एक यहां पर क्या हो जाएगी? यहां पर हो जाएगी अयादि संधि। और गायक की बात करें तो गायक को दो सार्थक समूहों में नहीं हम तोड़ सकते। तोड़ सकते क्या? नहीं तोड़ सकते।
तो ये क्या है गायक, रूढ़ शब्द है। तो यहां पर हमने ट्रिक के माध्यम से देखा। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे विस्तृत अध्ययन इसका, ठीक है। दीर्घ संधि की बात करें तो दो समान स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। यहां पर जोर देना है आपको। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि दीर्घ मतलब होता है क्या, बड़ा, यानी कि बड़ी मात्रा आएगी। लेकिन इसकी परिभाषा बात करें तो समान स्वर आएंगे। जैसे आ प्लस आ आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको समान स्वर आएंगे। तो यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, जिस शब्द के दूसरे अक्षर में बड़ी मात्रा हो, जैसे आ, उ और ई, है ना। जैसे आ बड़े उ बड़े ई, वहां क्या हो जाती है, दीर्घ स्वर संधि। ये चीज हमने पहले आपको बताई है, ठीक है। तो अब जान लेते हैं किस प्रकार से ये समान स्वर इनका मेल होता है, ठीक है। नियम के अनुसार देखें तो आ, ई, उ के पश्चात आ, ई और उ के पश्चात अगर ये शब्द आए, जैसे आ के पश्चात आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा इसका। जैसे यहां पर बात करें दोस्तों, शब्द आया है धर्मार्थ, इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, धर्म धन अर्थ। अब यहां से अच्छे से समझना, आपने पढ़ा है कि जो व्यंजन होते हैं बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं बोले जाते, ठीक है। तो यहां जो ये मां है, इसमें क्या छुपा है, आ छुपा है, ठीक है। तो यहां पर क्या आया, आ, ठीक है। और यहां तो आ है ही, तो आ प्लस आ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बड़ा आ। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर बड़ा आ रहा है, और हमने ट्रिक में पढ़ा है कि अगर शब्द में बड़े आ की मात्रा आती है तो वहां पर कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। एक बार पुनः अच्छे से सीख लेना कैसे आ रहा है। आ प्लस आ बराबर आ, ये हमने पढ़ा कि अगर आ प्लस आ रहा है तो बड़ा आ हो जाता है। उसी प्रकार से हमने धर्मार्थ का जब विच्छेद किया तो धर्म धन अर्थ हुआ, मां में आ छुपा है तो आ गया यहां पर, और आ है तो आ प्लस आ होकर के बड़ा आ हो गया, और यहां पर धर्मार्थ में बड़ा आ रहा है, इसलिए इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो ये चीज आपको समझनी है कि दीर्घ स्वर संधि कहां पर होगी, जहां पर समान स्वर होंगे। दूसरा देख लेते हैं, जैसे आ, अभी यहां पर छोटा आ रहा था, अब यहां पर एक छोटा आ और एक बड़ा आ रहा है, फिर भी क्या होगा, बड़ा आ ही होगा। जैसे देव, देव में क्या है, छोटा आ है, आलय में क्या है, प्लस बड़ा आ है, इस प्रकार से। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, देवालय, और देवालय में यहां पर क्या आया है, बड़े आ की मात्रा आई है, तो आपका कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो आप ट्रिक से भी जांचेंगे और इस नियम से भी जांचेंगे तो आपका कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। ई देख लें तो आपका क्या है, जैसे ई प्लस ई, तो क्या हो जाएगा, बड़ा ई। यहां पर भी क्या हो रहा है, समान स्वर आ रहे हैं, इसमें दीर्घ संधि में समान स्वर ही आएंगे। जैसे यहां पर ई आया है तो यहां पर भी ई आएगा, तब होगी दीर्घ संधि। अगर यहां पर आ रहा है तो ये, और यहां पर ई आ रहा है, तो ये दीर्घ स्वर संधि नहीं होगी, ठीक है। यहां पर आया है तो यहां पर भी आ आएगा, यहां पर ई आया है तो यहां पर भी ई आएगा, तब आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। वही मैं आपको बता रहा हूं कि समान वर्णों के मेल से जो संधि बनती है वो संधि होती है दीर्घ संधि, ठीक है। यहां लिखा अतीब, अतीब का जब विच्छेद किया तो अति धन इव, तो ई यहां पर छोटा ई और यहां पर भी छोटा ई मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ा ई, और यहां पर बड़े ई की मात्रा आ रही है। तो हमने ट्रिक में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि अगर बड़ी की मात्रा आती है तो वहां पर दीर्घ संधि हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। अब यहां पर बात कर लें दोस्तों, ई प्लस बड़ी ई, अभी यहां पर छोटे ई देखा था, लेकिन यहां पर ई और बड़ा ई, ठीक है, तो मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़े ई हो जाएंगे। जैसे यहां पर गिरी, तो यहां पर क्या है, छोटा ई और यहां पर प्लस बड़ा ई, तो ये मिलकर के क्या हो जाएंगे, यहां पर बड़ा ई और यहां पर बड़ी की मात्रा आ रही है, तो यहां पर फिर से दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों, समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। जैसे यहां पर बात करें विधुदय, तो विधुदय को हम विच्छेद क्या करेंगे, विधु धन उदय, विधु धन उदय, यानी कि यहां क्या आ गया, छोटा उ प्लस उ, तो उ प्लस उ मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ा उ। और हमने ट्रिक में पढ़ा है कि अगर बड़े उ की मात्रा आती है तो कौन सी संधि हो जाती है,
दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। उ प्लस बड़ा उ बराबर क्या हो जाता है, बड़ा उ। जैसे यहाँ पर लघु छोटा उ आया, यहाँ पर बड़ा उ प्लस बड़ा उ मिलकर के यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बड़ा उ, और बड़ा उ आया है तो हमारी जो संधि होगी वो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि अपनी खत्म होती है दोस्तों। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ट्रिक में पढ़ा कि बड़े आ की मात्रा आ रही है शब्द में, बड़े उ की आ रही है, बड़ी की मात्रा आ रही है तो संधि हो जाती है दीर्घ स्वर संधि। और दो समान स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देख लिया कि समान स्वर यानी कि आ प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ, इस प्रकार से आपकी जो संधि है वो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। दोस्तों अब बात करेंगे गुण स्वर संधि की, है ना। गुण आपको याद रख लेना है। गुण स्वर संधि की हमने पहले भी आपको ट्रिक बताई है। आ और आ के बाद, आ और आ के बाद ई उ और ऋषि आदि आए तो क्या हो जाएगी, गुण स्वर संधि आ जाएगी। आप शब्द में देखना विच्छेद में अगर आ और आ के बाद ई उ और री आ रहा है तब आपका गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, इसकी ट्रिक देख लेना। गुण स्वर संधि में क्या होता है, एक मात्रा आती है, या तो आएगी ए की या फिर आएगी ओ की, तब आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि। जैसे नरेंद्र, नरेंद्र में देखो ए की मात्रा आ रही मतलब गुण स्वर संधि। महोदय में ओ की मात्रा आ रही मतलब एक मात्रा आ रही तो गुण स्वर संधि। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमने पढ़ा था, यहां पर अच्छे से पढ़ लेना कि आ के बाद ई उ और ऋषि आता है। ठीक है, तो गुण स्वर संधि होगी। जैसे आ के बाद क्या आया, ई, तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। जैसे है नरेंद्र, यहाँ पर क्या लिखा, नरेंद्र। ठीक है, तो नर, नर यहाँ पर क्या आ गया, आ, और आ के बाद क्या आया, ई, इंद्र, नर धन इंद्र, तो आ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नरेंद्र। और हमने पढ़ा था कि ए की अगर मात्रा आती है तो वहां पर कौन सी स्वर संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। अगर आपसे सीधा पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट भी आप इसका बता सकते हैं कि गुण स्वर संधि है क्योंकि एक मात्रा है, लेकिन आप नियम को भी यहाँ पर देख ले रख के तो आपका कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, इसको आपने विच्छेद कर लिया कि नर धन इंद्र, आ के बाद ई आ रहा है मतलब कौन सी स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है। ठीक है, बड़ा आ प्लस ई बराबर भी क्या होगा, ए होगा। जैसे बात करें महाधन इंद्र, तो यहां पर क्या आ गया, बड़ा आ गया प्लस ई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, महेंद्र, और एक ही मात्रा आ रही है, एक मात्रा आ रही है तो गुण स्वर संधि। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कहीं को डाउट लगता है तो डाउट कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों आ और बड़ी ई मिलकर ए बनाएंगे। ठीक है, जैसे नर धन ई तो क्या हो जाएगा, नरेश, फिर एक मात्रा आई आपकी। ठीक है, नर में आ हो गया और बड़ी ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। आ और बड़ी ई मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। उसी प्रकार से आ और बड़ी ई मिलकर के यहाँ पर ए आपका बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये महाधन ईस में महेश हो जाएगा। इस प्रकार से वीरोचित, वीरोचित में अब एक मात्रा की बोली है तो वैसे भी आप बता सकते हो कि ये में गुण स्वर संधि है, इसमें भी एक मात्रा आ रही है, इसमें भी एक मात्रा आ रही है, इसमें भी आ रही है ना। तो आपको ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, देवर्षि, महर्षि, ये सभी हो जाएंगे। जैसे एक यहाँ पर इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है कि आ के बाद अगर री आता है, री, तो क्या हो जाता है, अर, क्या हो जाता है, अर। ठीक है, जैसे देव, आ के बाद प्लस क्या आ रहा है, री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देवर्षि। इसको थोड़ा सा नियम से आपको याद रख देना है। ठीक है, ये गलत नहीं होना पाए आपके, तो देवर्षि। जैसे आ के बाद क्या आ रहा है, आ के बाद अगर बड़े आ के बाद यहाँ पर ऋषि आ रहा है, ऋषि, तो यहाँ पर महर्षि। ठीक है, आ प्लस री आता है तो क्या हो जाता है, अर। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, इसको याद रखेंगे और यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों वृद्धि स्वर संधि की। ठीक है, यहाँ पर हमने गुण स्वर संधि को तो पढ़ लिया, एक बार और पढ़ लो कि जहां पर एक मात्रा आती है वहां पर गुण स्वर संधि हो जाती है, और यहाँ पर आ के बाद ई उ और री शब्द आते हैं तो गुण स्वर संधि होती है। तो इस नियम को भी आपको रख के देखना है, इस ट्रिक को भी रख के देखना है, तो आपका कभी गलत नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता।
ठीक है, और भी देख लेते हैं वृद्धि संधि के बारे में। अब वृद्धि करेंगे दोस्तों हम, अभी तक हम एक मात्रा पकड़ते थे, अब हम एक की वृद्धि और कर देंगे, दो मात्रा पकड़ेंगे, है ना। आ के पश्चात ए आई ओ औ आए तो वृद्धि स्वर संधि होती है। इसको तो अच्छे से पढ़ना है। आ के पश्चात ए आई ओ औ आए तो क्या हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। इसको हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे, ठीक है। ट्रिक देख लो कि जब शब्द में दो मात्राएं आए तो वृद्धि संधि होगी, जैसे आई की और औ की। जैसे एकैक, एकैक में आई की मात्रा यानी कि दो मात्राएं आ रही तो आपकी वृद्धि संधि होगी। बनाऊ शब्द में औ की मात्रा आ रही यानी दो मात्राएं आ रही हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये दो मात्राएं, तो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, है ना। इसको याद रख लेना। इसको उदाहरण से समझे, जैसे बात करें एकैक, एकैक का विच्छेद किया, एक धन एक। अब यहां पर क्या आ गया, आ गया, आ गया, और यहां पर क्या आ गया, ए। आ के बाद ए आ रहा है तो कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी। यहां पर देखो जरा अच्छे से पढ़ना, आ के पश्चात ए आई ओ औ आए तो कौन सी संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। उसी प्रकार से जब हमने इसका विच्छेद किया, यहां पर आ गया आ प्लस ए, तो कौन सी संधि हो जाती है, यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से बात करें मतैक्य में, तो मतैक्य में दोस्तों मत मतलब क्या हो जाएगा, आ और ए बराबर क्या हो जाएगा आपका मतैक्य, है ना। तो यहां पर भी आपकी वृद्धि स्वर संधि होती है। यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं यण संधि में कि या रा ला वा के बाद अगर आधा शब्द आए तो आपकी कौन सी संधि मान लेते हैं हम, यण संधि। लेकिन मतैक्य में आपको बिल्कुल भी नहीं मानना है, क्योंकि सबसे पहले इसमें दो मात्राएं आई हैं, ठीक है। अगर ट्रिक की बात करें और जब हम नियम लगा देते हैं इसमें, तो आ के बाद ए आ रहा है, आई आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि। तो मतैक्य में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रिक लागू नहीं होती है। आ प्लस ए तो क्या होता है, आई, ये तो आपने पढ़ लिया। जैसे यहां पढ़े सदा धन एव, तो क्या हो जाएगा, सदैव, सदा धन एव, तो सदैव, दो मात्राएं यहां पर आ रही हैं, ठीक है। ऐश्वर में पढ़े तो महेश्वर में पढ़े तो दो मात्राएं यहां पर आ रही हैं, महा यानी कि बड़ा आ और आई मिलकर के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बड़ी मात्रा बनाएंगे, मतलब दो मात्रा बनाएंगे। तो महेश्वर में भी आपकी क्या हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि। तो यहां पर हमने ये सीखा दोस्तों कि जहां पर दो मात्राएं आ रही हैं वहां पर क्या हो रही है, वृद्धि स्वर संधि हो रही है। यहां पर भी दो मात्राएं, यहां पर भी, यहां पर भी, ठीक है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर सभी में आ रही। लेकिन आपको नियम को फॉलो करना है। ये आपका नियम है कि अगर आ के बाद ए आई ओ औ आते हैं तो आपकी वृद्धि स्वर संधि होती है। अगर आप नियम और ट्रिक दोनों लागू करते हैं तो आपका कभी गलत नहीं होगा। आपने देखा कि बनौसत आपको बिल्कुल ट्रिक याद आ गई कि निश्चित ही इसमें वृद्धि स्वर संधि है, फिर भी एक बार आप नियम को जरूर रख करके देखें, ठीक है, जिससे आपका गलत नहीं होगा। और वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं यण स्वर संधि की, ठीक है। यण स्वर संधि की जब बात आती है, यदि ई उ और री के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो यण स्वर संधि होगी। अच्छे से पढ़ना। ई, अभी तक हम आ के बाद पढ़ते, अब हम ई के बाद पढ़ेंगे। ई उ और ऋषि के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो यण स्वर संधि होगी। ट्रिक देख लो, यण संधि शब्द में या रा ला के पहले आधा शब्द आता है। क्या आता है, आधा शब्द। या रा ला वा के पहले आधा शब्द आता है, ये आपकी ट्रिक हो गई, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे बात करेंगे इत्यादि, हमने पढ़ा था कि या के पहले आधा शब्द आए तो आधा शब्द आपका आ गया, आधा था। अन्वय, वा के पहले आधा शब्द आ गया, ठीक है। और मात्राज्ञा, अब इसमें आपको ये फॉलो आपका नहीं होगा ये नियम। तो ये जो ट्रिक है उसको थोड़ा सा अपन को अच्छे से नियम से भी क्या करना है, लागू करके देखना। जैसे इति में क्या आ रहा है, ई के बाद आ रहा है, मतलब कौन सी संधि हो जाएगी, कौन सी संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि। यहां पर नियम देखो, ई उ और री के पश्चात, तो यहां पर क्या आया, ई के बाद आ आया, ई प्लस आ बराबर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इत्यादि, ठीक है। तो याद रख लेना है, ई और
ई के पश्चात आ आया है, इसलिए यहाँ पर यण स्वर संधि हो जाएगी। और यहाँ पर आधा ता है, तो हमने पहले ही ट्रिक में पढ़ा है कि या के बाद अगर आधा शब्द आता है तो यण स्वर संधि होती है। ठीक है, अनुवाय में देखें, ऊ के पश्चात आ आया है, तो यहाँ पर यण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, मातृ धन आज्ञा, तो यहाँ पर री के पश्चात आ आया है, तो यहाँ पर आपकी यण स्वर संधि। हमने पढ़ा था ना कि ई उ और री के पश्चात अगर कोई अन्य स्वर आता है तो वहां पर कौन सी संधि होती है, यण स्वर संधि होती है। यहाँ पर आपकी ट्रिक फॉलो नहीं हुई है, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको ट्रिक लगाना है तो नियम भी लगाना है, तो आपका पक्का और कंफर्म आपका याद हो जाएगा। ठीक है, अयादि स्वर संधि देख लेते हैं। अयादि स्वर संधि, यदि ए आई ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो अयादि संधि होती है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि ई उ और री के पश्चात कोई अन्य स्वर आए तो यण स्वर संधि होती है। अब हम पढ़ लेंगे ए आई ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो अयादि संधि होती है। ठीक है, इसको देख लेंगे। इस नियम को थोड़ा सा आपको याद रख लेना है। इसकी ट्रिक है, सबसे पहले तो अयादि संधि में क्या होता है, रूढ़ शब्द आते हैं। कौन से शब्द आते हैं, रूढ़ शब्द आते हैं। आय आय आओ और आओ का उच्चारण होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। जैसे गायक, तो गाय, आय आय का नहीं हो रहा, आय गाय, तो आय का उच्चारण हो रहा है। तो इस प्रकार से आय आय आओ और आओ का उच्चारण होता है और ये शब्द होते हैं रूढ़। गायक रूढ़ शब्द है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अयादि में देखें दोस्तों, तो ए के बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्या होता है, आय होता है, ए के बाद आ रहा है तो। ठीक है, जैसे ने धन अन नयन, तो यहां पर क्या उच्चारण हो रहा है, नए आय, आय हो रहा ना, तो आय। ठीक है, नयन, नयन में आपका क्या हो जाएगा, अयादि संधि। आई के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या होता है, आय, तो नई धन अक। ठीक है, ये चीज आपको, नायक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो औ हो जाता है। भोधन अन भवन, है ना। औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो आय हो जाता है। पोधन अक तो पावक। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सारी की सारी जो संधि हैं, दीर्घ स्वर संधि के जो 5 स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, उन भेदों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ा। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। और एक बार और आपको हम ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर बताएंगे और कुछ 10 प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको बताने होंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ आप ट्रिक देख लेंगे। ट्रिक के माध्यम से जैसे गुण दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा आती है। ठीक है, बड़े आ की, बड़े ओ की, बड़े ई की। ठीक है, और गुण संधि में एक मात्रा आए, जैसे ए की ओ की। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि में 2 मात्राएं, आई की औ की। यण स्वर संधि में या रा ला वा के पहले आधा शब्द आता है। ठीक है, अयादि संधि में रूढ़ शब्द होते हैं, जितने भी अयादि शब्द होंगे वो रूढ़ शब्द के होंगे। आय आय आओ आओ, ये उच्चारण में आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्वर संधि की जो है ट्रिक थी, स्वर संधि के भेदों की ट्रिक थी, जो हमने यहाँ पर आपको बता दी है। और विस्तृत भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि आप नियम को भी फॉलो कर सकें, नियम के माध्यम से भी पढ़ सकें। ठीक है, अब आपको दोस्तों यहाँ पर बताने हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर। आपका पहला प्रश्न आपको कमेंट में लिखना है, धनार्थी में कौन सी संधि है। धनार्थी में कौन सी संधि है आपको लिखना है, प्रश्न क्रमांक 1 उत्तर लिखना है फिर इस प्रकार से। ठीक है, धनार्थी में कौन सी संधि है कमेंट में बताएंगे, जिनसे भी बन रहा है। ठीक है, और इत्यादि में कौन सी संधि है, इत्यादि। विकल्प प्रश्न क्रमांक 2, इत्यादि में कौन सी संधि है। महाशय, महाशय में कौन सी संधि है। ठीक है, जल्दी से कमेंट में लिखते जाओ, महाशय में कौन सी संधि है ना। अगला जो आपका प्रश्न है वो क्या है, गायक, गायक में कौन सी संधि है। ठीक है, गायक। अत्याचार में कौन सी संधि है, अत्याचार में कौन सी संधि है, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर आपको बताना है। परीक्षा में कौन सी संधि है, परीक्षा। ठीक है, गणेश में कौन सी संधि है, गणेश, गणेश में आपको संधि बतानी है ना। महोत्सव में कौन सी संधि, महाधन उत्सव, महोत्सव में कौन सी संधि है। अध्ययन में कौन सी संधि है। आज हम विसर्ग संधि को, ठीक है, सभी लोग पढ़ते होंगे, अभी तक आप विसर्ग संधि पढ़ी होगी,
समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आज विसर्ग संधि आपको बिल्कुल समझ में आने वाली है। ठीक है, तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। क्या बोल रहे हैं कि विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार हो रहा है उसे क्या कहा जाएगा? विसर्ग संधि कहा जाएगा। ठीक है, जैसे बात करें कि यहां पर क्या है? निह धन रव बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर नीरव। ठीक है, नीरव हो जाएगा। निह, यहां पर निह धन ईह, तो क्या हो जाएगा? निरीह। तो ये कुछ उदाहरण है विसर्ग संधि के। अब विसर्ग संधि को हम जानेंगे बिल्कुल 5 सेकंड में आपको विसर्ग संधि बनने लगेगी। यहां पर बहुत अच्छे से देखना है। आपका जो फर्स्ट नियम है, फर्स्ट ट्रिक है, आधा सा आधा सा और आधा सा। ठीक है, के बाद अघोष व्यंजन आए तो विसर्ग संधि होगी। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन आप पढ़ते हैं दोस्तों, आपने वर्णमाला में वर्ग पढ़े होंगे। कितने वर्ग होते हैं? 5 होते हैं, है ना। तो वर्ग के प्रथम और द्वितीय जो अक्षर होते हैं, प्रथम द्वितीय यानी कि का और खा, ये जो लाइन है और ये लाइन है, कचट तप खचट थप, ये वाली जो लाइन है ये कहलाती है अघोष। और अगर इन शब्दों के बाद, इन अक्षरों के बाद अघोष व्यंजन आते हैं तो क्या हो जाएगी? आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। जैसे उदाहरण दिया है निश्चय, तो यहां पर क्या आधा है? आधा सा आया है और उसके बाद ये अघोष व्यंजन आया है, कौन सा? चा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 100% आपकी विसर्ग संधि होगी। इसी प्रकार के निश्चल, है ना, निश्चय, निस्तेज, तो ये सारे के सारे जहां पर भी आधा सा और उसके बाद अघोष व्यंजन आता है वहां पर होगी आपकी विसर्ग संधि। दूसरा नियम जान लेते हैं। किसी शब्द में आधा सा और सा इस प्रकार से आधा सा सा, आधा सा सा आए तो क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि होगी। जैसे निस्संदेह की बात करें तो आधा सा और सा आया, ये आया ना, तो इस प्रकार से आपकी क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, ओ के बाद सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन आपने वर्ग के पढ़े होंगे। वर्ग के 3, 4, 5 जो अक्षर होते हैं वो सघोष व्यंजन कहलाते हैं। 1, 2 कहलाते हैं अघोष, 3, 4, 5 कहलाते हैं सघोष। ये सभी को पता है। अगर ओ के बाद, काय के बाद, ओ के बाद सघोष व्यंजन या फिर या रा ला हा, इनमें से कोई व्यंजन आए तो क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि। इनमें से कोई अगर अक्षर आ रहा है तो विसर्ग संधि होगी। जैसे बात करें तपोभूमि, तपो में क्या हो जाएगा? ओ आ रहा है यहां पर, ओ, और उसके बाद जो आ रहा है वो सघोष व्यंजन आ रहा है, भा, तो यहां पर तपोभूमि में क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपकी विसर्ग संधि। और इसका हम विच्छेद भी आपको बताएंगे अभी आगे चल के, विच्छेद भी आपसे बनने लगेगा आज। तो यहां पर ये तपोभूमि हो जाएगी। ठीक है, आपको सबसे पहले तो सघोष और अघोष आना चाहिए। ठीक है, और अब दोस्तों आपको रेप, रेप यानी कि आधा रा के बाद सघोष व्यंजन 3, 4, 5 या रा ला वा आए तो विसर्ग संधि होगी। जैसे बात करें निर्गुण, अब यहां पर आधा आपका क्या आया है? रा आया है या ये रेप आई है, और उसके बाद ये आया है क्या? आपका सघोष व्यंजन ड़ा। ठीक है, इड़ा आया है तो आपकी कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। फिर ई के बाद, ई के बाद रा आए तो विसर्ग संधि होगी। जैसे ये बड़ी ई है और इसके बाद रा आ गया तो विसर्ग संधि होगी, नीरव। ठीक है ना। जैसे बात करें नीरज तो विसर्ग संधि होगी। ई के बाद रा आ रहा है तो विसर्ग संधि होगी। ये 5 नियम अगर आपने जान लिए, आपको समझ में आ गए, मतलब आपकी विसर्ग संधि कंप्लीट हो गई। अब इसको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि यदि आधा सा और आधा सा के बाद अघोष व्यंजन वर्ग के 1, 2 अक्षर आए तो सा के स्थान पर जो है क्या लग जाता है? आधा आधा है। इसके स्थान पर क्या लगेगा? विसर्ग लगेगा। याद रख लेना, बहुत अच्छे से समझना है। इनके स्थान पर क्या लगेगा? विसर्ग। उदाहरण में देखो, यहां पर सबसे पहले तो अघोष व्यंजन आपको पता है, वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर जो होते हैं वो अघोष कहलाते हैं। ठीक है, अब अघोष अगर आ रहे हैं तो जैसे निस्तार, तो यहां पर आधा सा है। ठीक है, तो ये क्या बन गया है आपका? ये बन गया आपका विसर्ग। ठीक है,
तो हमने नी ज्यों का त्यों लिखा और आधा सा का लगा दिया विसर्ग, तो आपका क्या हो जाएगा नेह, फिर यहाँ पर प्लस और तार ज्यों का त्यों, तो आपसे क्या बनेगा विच्छेद भी बनेगा। विसर्ग संधि में आपसे विच्छेद बनेगा कि आधा सा का क्या हो जाता है विसर्ग बन जाता है, तो यहाँ पर नी ज्यों का त्यों आधा सा का वो बन गया विसर्ग और तार भी ज्यों का त्यों, तो नेह धन तार। ठीक है, वैसे ही निस्तेज, तो नी ज्यों का त्यों आधा सा आया है तो विसर्ग, ठीक है, तेज ज्यों का त्यों आपका, है ना। वैसे ही निश्चल, तो नी अपन ने ज्यों का त्यों उठाया, आधा सा आया है तो विसर्ग और छल बिल्कुल ज्यों का त्यों। ठीक है, दुष्ट, तो दू ज्यों का त्यों आधा सा आया है तो विसर्ग, आधा सा का विसर्ग बन गया और टाप का ज्यों का त्यों। तो यहां आपसे क्या बनेगा यार विच्छेद भी बनेगा और साथ ही आप बता पाएंगे कि इसमें क्या है विसर्ग संधि है। ठीक है, यहाँ पर अघोष सघोष देखें, ये वर्ग के तृतीय चतुर्थ और पंचम ये सघोष कहलाते हैं और एक दो क्या कहलाते हैं अघोष कहलाते हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है। देख लेते दोस्तों, किसी शब्द में अगर आधा सा आधा सा आधा सा आए तो क्या हो जाएगा 100% विसर्ग संधि हो जाएगी, है नी कि जो आधा सा है यहाँ पर ये आधा सा है ये आधा सा है। ठीक है, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा विसर्ग आ जाएगा। जैसे बात करें दुस्शासन, तो आप दुह को क्या लिखोगे ज्यों का त्यों यहाँ पर लिखोगे, यहाँ उठा के रख दिया दुह और आधा सा का यहाँ पर विसर्ग लगा दिया और प्लस करके आप शासन लिख दो, ये ज्यों का त्यों शासन। ठीक है, तो दुशासन। अब यहाँ पर हमने निशब्द, तो नी ज्यों का त्यों यहाँ उठा के रखा, आधा सा आया इसका हमने विसर्ग लगा दिया और शब्द ज्यों का त्यों यहाँ उठाकर रख दिया, तो नेह शब्द। ठीक है, निस्संदेह, निस्संदेह में नी फिर रख दिया और आधा सा का आपने फिर लगा दिया विसर्ग और संदेह हो गया। तो आपसे अब बनेगी दोस्तों संधि, विसर्ग संधि बिल्कुल बनेगी, है ना। जिन्होंने भी पूरा वीडियो देखा है उनसे जरूर बनेगा, और भी पूरा वीडियो देखें तो आपका कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, ओ के बाद सघोष व्यंजन यानी कि 3 4 5 जी गावर्ण घावर्ण और रावण, है ना। अगर ए आते हैं इस प्रकार से तो या रा ला वा हा आए तो ओ के स्थान पर हम विसर्ग लगाएंगे, ओ के स्थान पर क्या लगाएंगे विसर्ग। जैसे बात करें तपोभूमि, तो तपोभूमि में अब यहां पर हमने देखो तपा है बिल्कुल ज्यों का त्यों तप लिख दिया, तप ज्यों के त्यों लिख दिया और यहां पर ओ का लगा दिया विसर्ग। क्यों लगा दिया विसर्ग, क्योंकि ओ के बाद क्या आ रहा था भा आ रहा था और भा क्या है, भा क्या है यहाँ पर देखो, भा क्या है ये सघोष व्यंजन है और हमने नियम में पढ़ा था कि अगर ओ के बाद कोई सघोष व्यंजन आता है तो जो है ओ का क्या हो जाता है विसर्ग हो जाता है, तो तपह धन भूमि बराबर तपोभूमि यानी कि विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से मनोहर, मनोहर में ओ आ गया तो मन हमने जो का त्यों लिख दिया, ओ का हमने विसर्ग बना लिया और यहाँ नियम में हमने पढ़ा है कि अगर हा आता है ओ के बाद तो यहाँ पर आपकी जो संधि हो जाएगी, जो ओ का बन जाएगा वो विसर्ग बन जाएगा और आपकी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। ठीक है, उसी प्रकार से यशोधरा, यशोधरा में भी ओ आया है और यश को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, ओ का क्या लगाएंगे हम विसर्ग लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ओ के बाद क्या आया है धा आया है और धा एक क्या है सघोष व्यंजन है इस प्रकार से। ठीक है, तो यशः धन धरा तो क्या हो जाएगा यशोधरा, यशोधरा और आपकी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे। और चौथा जो हमारा नियम है रेफ के बाद आधा रा के बाद अगर सघोष व्यंजन 3 4 5 या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन आए तो रेप को हटाकर विसर्ग लगाना है। जैसे बात कर लेते हैं क्या लगाना है विसर्ग। ठीक है, काय के बाद अगर रेप आती है और रेप के बाद सघोष व्यंजन या फिर अंतस्थ व्यंजन आते हैं तो क्या हो जाता है रेप को हटाकर हम विसर्ग लगा देते हैं, विसर्ग। देख लेते हैं दुर्विचार, जी हाँ दोस्तों, तो दू हमने ज्यों का त्यों उठाया और यहां रख दिया। अब यहां पर क्या आया है, यहां पर आई है रेप, तो रेप आई है तो यहां पर हमने पढ़ा था कि अगर रेप आई है और उसके बाद कौन सा व्यंजन आया है सघोष व्यंजन, सघोष यानी कि जो बी है बी, है ना, बी आया है। यहां पर आपको दुर्विचार दुर यहां पर आ रहा है ना इसका उच्चारण, यहां पर आ रहा है दू के बाद और दू के बाद आधा रा और आधा रा के बाद क्या आया है वी, वी यानी कि वाह, है ना।
तो आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वा। ठीक है, तो वा यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका जो विसर्ग लग जाएगा। ठीक है, तो दुह धन विचार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन है वी। इसी प्रकार से निर्गुण, अब उच्चारण आपका कहाँ हुआ, यहाँ, तो आपने नी ज्यों का त्यों उठा लिया। अब आधा रा का हमने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या आया, आधा रा के बाद गा आया है, गा सघोष व्यंजन है, तो हम यहाँ पर विसर्ग लगा देंगे और गुण ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो हो जाएगा निर्गुण। और कभी आपसे पूछा जाए कि नह धन गुण बराबर क्या हो जाएगा, तब आप सीधा लगाएंगे निर्गुण, अर्थात जो विसर्ग है, विसर्ग का क्या बन जाएगा, आधा रा बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से निर्झर, तो निर्झर का नी हमने ज्यों का त्यों उठाया, आधा रा का विसर्ग बन गया, झा और रझर, तो इस प्रकार से झर आपका ज्यों का त्यों उठा लिया। तो आपको याद रख लेना है दोस्तों क्या, कि अगर आधा रा के बाद कोई सघोष व्यंजन या फिर या रा ला वा आए तो इस रेप को हटाकर विसर्ग बना देते हैं। ठीक है, तब वहां पर क्या कौन सी संधि हो जाती है, विसर्ग संधि हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों पांचवा आपका जो नियम है और अंतिम नियम है कि ई के बाद रा आए तो ई को छोटे ई में बदलकर विसर्ग लगा देते हैं। जैसे यहां पर आया नीरव, यहां पर क्या आ जाएगा, बड़ी मात्रा आई, बड़ी मात्रा आई, तो हमने पढ़ा कि बड़ी मात्रा को, बड़ी ई को हम छोटी ई में बदलेंगे, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, नी हो गया, इसको हमने नी कर दिया और क्या हो जाएगा, विसर्ग लगाएंगे, विसर्ग लगाएंगे और रव ज्यों का त्यों लिखेंगे इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा, नेह धन रव बराबर नीरव। ठीक है, उसी प्रकार से निरोग, तो निरोग में बड़ी की मात्रा आया, तो हमने बड़ी को कर दिया छोटी, है ना, और लगाया विसर्ग, और यहाँ रोग ज्यों का त्यों, तो नेह धन रोग। उसी प्रकार से नीरस, नीरस को हमने छोटी ई में बदलकर नी और प्लस विसर्ग लगाकर रस ज्यों का त्यों लिख दिया, तो बराबर हो गया आपका नीरस और आपकी संधि हो गई विसर्ग संधि। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा फटाफट से आपको बताना है। अभी तक आपने विसर्ग संधि पढ़ी होगी, आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आज हमने विसर्ग संधि को इतने अच्छे से पढ़ा है। सबसे पहले इसी प्रकार से हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था कि अगर आधा सा और आधा सा के बाद अघोष व्यंजन आए तो विसर्ग संधि होगी। जैसे निश्चय में ए आधा सा आया है और यहाँ पर अघोष आया है, अघोष व्यंजन आया है, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। आधा सा इस प्रकार से अगर शब्द आते हैं तब भी आपकी विसर्ग संधि होगी। ठीक है, ओ के बाद सघोष व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन आए तो विसर्ग संधि होगी, ये भी पढ़ लिया। रेप के बाद कोई सघोष व्यंजन आए या रा ला वा आए तो विसर्ग संधि होगी, और ई के बाद अगर रा आए तो विसर्ग संधि होगी, जिस प्रकार से नीरव। व्यंजन संधि के बारे में आप लोग सभी तैयार होंगे व्यंजन संधि पढ़ने के लिए, तो पूरा वीडियो आपको अवश्य देखना है। इसकी जो परिभाषा है वो देख लेते हैं क्या है। व्यंजन के साथ किसी व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है तब उसे कहते हैं दोस्तों व्यंजन संधि, है ना। आपको पता होनी चाहिए कि व्यंजन के साथ किसी व्यंजन या फिर स्वर का मेल होने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, तब उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे बात करें सत धन चरित्र, सत धन चरित्र यानी कि सच्चरित्र हो जाएगा। ठीक है, सम धन सार बराबर हो जाएगा संसार, और संसार में कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, इसकी ट्रिक की अगर बात करें, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए संसार में कौन सी संधि है, सचरित्र में कौन सी संधि है। चार संधि आपको दी जाती हैं, है ना, तब आपको बतानी होती है। तो आपको याद कैसे रखना है, आप कैसे पहचानेंगे, शब्द को देखेंगे और संधि को कैसे पहचानेंगे। तो यहां पर देखो, जिस शब्द में आधा चा पूरा चा, आधा जा पूरा जा, आधा टा पूरा टा, आधा ना पूरा ना, और आधा ला और ला अगर आए तो व्यंजन संधि होगी। जैसे बात करें सज्जन, सज्जन में क्या हुआ, आधा जा और जा, पूरा जा आया, तो आपने सज्जन को देखा और सीधे ही बता दिया कि इसमें क्या है, व्यंजन संधि। यानी कि शब्द को देखो और संधि बताओ, शब्द को देखो और संधि बताओ। ठीक है, जगन्नाथ, जगन्नाथ में आपने आधा ना पूरा ना देखा और बता दी कि व्यंजन संधि है। उच्चारण में आपने आधा चा पूरा चा देखा तो बता दिया व्यंजन संधि है। ठीक है, ट्रिक एक आपको याद हो गई होगी। दूसरी देखते हैं, अगर आधा धा आधा डा और डा आए तो भी व्यंजन संधि होगी, ये भी याद रखनी है। जैसे बात करें उद्धार, उड्डयन, है ना, इन सभी में क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि। तो आधा दा
आधा धा और दाए, आधा डा और डाए तो व्यंजन संधि होगी। ठीक है, किसी शब्द के पहले अक्षर के ऊपर, कौन से अक्षर के ऊपर, पहले अक्षर के ऊपर अम्म की बिंदी, आप समझते हैं अम्म की बिंदी है, अम्म की बिंदी आए तो व्यंजन संधि होगी। कैसे, संस्कृत, संहार, संसार, है ना, समधनसार, संसार। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि संसार में कौन सी संधि है, तब आप बता दोगे कि पहले अक्षर में बिंदी है, अम्म की बिंदी है, तो संसार में व्यंजन संधि हो जाएगी। संहार में प्रथम अक्षर में अम्म की बिंदी है तो व्यंजन संधि हो जाएगी। संस्कृत में प्रथम अक्षर में अम्म की बिंदी है तो व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, किसी शब्द के बीच में इष्ट आए, इष्ट आए तो व्यंजन संधि होगी। इष्ट, है ना, जैसे अनुष्ठान, युधिष्ठिर, निष्ठुर, आपको यहां पर इष्ट इष्ट दिख रहा होगा इस प्रकार से। और इस प्रकार से शब्द पूछा गया कि अनुष्ठान में कौन सी संधि, आपने देखा कि यहां तो इष्ट दिया है और आपने सीधे बता दिया कि ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, ये आपको समझ में आई होगी। किसी शब्द में आधा छा, आधा नामा और आधा नामा दिख जाए तो व्यंजन संधि होगी। आपको याद रख लेना है। बात करें अनुच्छेद की, है ना, याद रखना है सन्मार्ग, है, तो इस प्रकार से आपको रखना है याद इन शब्दों को और संधि को पहचान जाना है। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम विस्तार से कुछ उदाहरणों के माध्यम से। पहली जो आपकी ट्रिक है इसको याद रखना है कि यदि शब्द में आधा चा, आधा जा और जय, आधा ट और ट, आधा ड और ड, आधा न और न, आधा ले ले, आधा ध और द, आधा न और मैं आए, तो आधे वर्ण के स्थान पर ता हो जाएगा। अब यहां से आपको समझना है विच्छेद कैसा करना है, कैसे विच्छेद आप कर पाएंगे। जैसे बात करें आधा चा और चे, तो ये जो आधा शब्द है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ता। जैसे बात करें जगन्नाथ, जगन्नाथ में क्या है, आधा ना और ना है, तो आधा ना है यानी कि यहां पर हमने पढ़ा कि आधा ना में तय हो जाएगा, तो यहां पर हमने जगत लिखा, जगत, है ना, और कर दिया सीधा नाथ, नाथ को सीधा उठा के लिख दिया, तो जगत धन नाथ। हमने क्या किया, यहां पर नियम पढ़ा था कि आधा चा के स्थान पर तय हो जाता है, तो आपको विच्छेद जो करना है वो कर देंगे आप जगत धन नाथ। ठीक है, उच्चारण, उच्चारण में आपको इतना अलग कर देना है, तो यहां पर आधा चा आया है, फिर हम यहां पर ता लगा देंगे, तो उत धन चारण, चारण ज्यों का त्यों उठा के रखेंगे, तो चारण बराबर उच्चारण। सज्जन, सज्जन में आपको फिर आधा जा आया है, तो यहां पर आपको ता लगाना है, तो सत यानी कि सत धन जन, तो क्या हो जाएगा, सज्जन। उल्लेख में देखें तो फिर आपका आधा ला आया है, आधा ला आया है तो फिर हम ता लगा देंगे, तो उत धन लेख। अब आप कहेंगे सर कि हमसे विच्छेद करने भी बनने लगा। ठीक है, तो आपको देखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि सज्जन का संधि विच्छेद करिए, तो आपने देखा कि आधा जा और पूरा जा आया है यहां पर, तो हम आधे जा को ता में बदल देंगे, आधे ता में, तो यहां पर सत धन जन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, याद रखेंगे, है ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगर शब्द के बीच में आधा ता आए तो दा में बदल जाता है। अगर शब्द बीच में आधा ता आ रहा है तो वो दा में बदल जाता है। तो देखें कि उत्थान, उत्थान को हम क्या करेंगे कि उ आधा ता आया है यहां पर, तो इसको दा में बदलेंगे और दा में ये बदल गया, हो जाएगा उद, उद, और थान जो है वो ज्यों का त्यों यहां पर लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, उत्थान। ठीक है, दूसरा देखें उत्सव, उत्सव में भी आधा ता आया है, तो आधा ता को हमने दा में बदल दिया तो हो गया उद। ठीक है, और सव जो है वो ज्यों का त्यों सब लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, उत्सव। ठीक है, सत्कर्म में भी आधा ता आया है, तो सत्कर्म के आधे ता को हम दा में बदलेंगे तो हो जाएगा सद, और कर्म ज्यों का त्यों लिख देंगे तो हो जाएगा सत्कर्म। तो ये आधे ता में आधे ता को आधे दा में बदल देंगे तो हो जाएगी आपकी कौन सी, व्यंजन संधि। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला देखें दोस्तों, 3-5 का 1, आप लोग बोलते ना कि 3-5 मत करो नहीं तो एक लापड़ा मारेंगे, 3-5 मत करो नहीं तो एक लापड़ा मारेंगे, इसको याद रखना है। 3-5 का 1, है ना, 3-5 का 1 कैसा, ए 3 और ए 5, है ना, वर्ग का तृतीय अक्षर, वर्ग का पंचम अक्षर। अगर ये शब्द आते हैं तृतीय या फिर पंचम,
तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है, प्रथम हो जाता है, एक आ जाता है। 3 5 मत करो, नहीं तो एक लगाएंगे। ठीक है, यदि किसी शब्द के बीच में वर्ग का तृतीय और पंचम अक्षर आता है तो वर्ग की उसी लाइन के प्रथम अक्षर में बदल जाता है। जैसे बागीश, बागीश में यहां पर गा आया है, तृतीय अक्षर आ गया गा, तो यहां पर जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो गा को क्या हो जाएगा, आधे का में ये बदल जाएगा, ए वाला। ठीक है, तो बाक धन ईस, है ना, ये बड़ी ई लगी है आपकी, तो बड़ी ई का ज्यों का त्यों आपका रहेगा, तो क्या हो जाएगा ईस। तो बाग, गा को हमने बदल दिया का में, यानी प्रथम अक्षर में। ठीक है, और ईस, बड़ी ई और सा, तो ईस हो गया, तो क्या हो जाएगा वाक धन ईस बराबर वागीस। ठीक है, उसी प्रकार से जगदीश, जगदीश में देखें दोस्तों तो यहां पर आया है दी, दी आया है, तो दा को हम काय में बदलेंगे, ये जो दा है इसको हम ता में यानी कि प्रथम अक्षर में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा जगत, जगत और बड़ी ई उत्साह मिलकर क्या हो जाएगा जगत धन ईस बराबर जगदीश। ठीक है, उसी प्रकार से बांगमय को देखें तो बा है यहां पर और यहां पर आपका इंग्या है, तो इंग्या यानी कि पंचम अक्षर, और हमने पढ़ा था कि अगर तृतीय और पंचम अक्षर आए तो इसको हमें प्रथम अक्षर में बदल देना है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा बाक धनमय बराबर क्या होगा बांगमय हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है 3 5 का 1, 3 5 करोगे तो एक लापड़ा आपको फ्री मिल जाएगा, 3 5 का 1, इसको याद रखना है। और वर्ग को आपको याद रख लेना है, पंचम और तृतीय अगर वर्ग के अक्षर आते हैं तो उसको एक में बदलना है उसी लाइन में। अगर ड़ा आएगा तो टा में बदलना है, ना आएगा तो ता में, और मां आएगा तो पा में। उसी प्रकार से ये वर्ग के कोई भी अक्षर आए उसको प्रथम में बदल देना है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देख लेते हैं दोस्तों, अम्म को मां में बदलना है, अम्म को काय में बदलना है मां में। अम्म की बिंदी आप लोग जानते होंगे, चंद्र बिंदी और अम्म की बिंदी, ये आपने बहुत पढ़े हैं। तो अम्म को काय में बदलना है मां में बदलना है। जैसे बात करें संसार, संसार मैंने आपको ट्रिक में पहले भी बताया है कि जिस शब्द में अगर पहले ही अक्षर में अम्म की बिंदी आ जाए तो आपकी व्यंजन संधि हो जाती है। तो संसार में देखो ये अम्म की बिंदी है और इसको हम काय में बदलेंगे आधे मां में बदलेंगे। ठीक है, तो सम धन सार ज्यों का त्यों आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बराबर संसार, संसार आपका हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से संयोग, संयोग का आपको चंद्र बिंदी आपकी काय में बदल गई मां में बदल गई, और योग आपने ज्यों का त्यों लिख दिया सम धन योग। संवाद, संवाद में आपको सा और चंद्र बिंदी मां में बदल गई और बाद आपने ज्यों का त्यों लिख किया तो संवाद। और संलाप में भी आपने उसी प्रकार से किया और चंद्र बिंदी को मां में बदलकर सम धन लाप कर दिया, तो आपका विच्छेद हो गया। और विच्छेद होने के बाद आप विच्छेद सीख गए और आपको पता भी चल गया कि अगर किसी शब्द के प्रथम अक्षर पर ही बिंदी आ जाती है अम्म की बिंदी तो उसमें व्यंजन संधि हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को सभी लोग लाइक करना है, शेयर करना है, आज व्यंजन संधि भी आपकी हल हो जाएगी। इसके पहले मैंने स्वर संधि को भी आपको पढ़ाया है, विसर्ग संधि को भी आपको ट्रिक से बताया है। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो शेयर अपने मित्रों तक जरूर करना है। दोस्तों अगर शब्द में इष्ट आए तो इष्ट में बदलना है, इष्ट को इष्ट में बदलना है। बात करें अनुष्ठान, अनुष्ठान में आ गया आपका इष्ट, इष्ट आ गया तो हम इसको बदलेंगे इष्ट में। कैसे, अनु आपका ज्यों का त्यों है, अनु आपका ज्यों का त्यों लिख देंगे और इष्ट को इष्ट में बदलना है, तो इष्ट यहां आ गया तो हो जाएगा स्थान, अनुधन स्थान बराबर होगा अनुष्ठान। युधिष्ठिर की बात करें तो युधि युधि हो गया और इष्ट आया तो इसको बदल देंगे काय में था में, तो आपको स्थिर हो जाएगा, यहां पर था हो जाएगा। ठीक है, तो युधि धन स्थिर, स्थिर। ठीक है, तो आपको याद रख लेना ये स्थिर है, इस प्रकार से जो यहां पर स्थिर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा युधिष्ठिर, ये चीज आपको याद रखनी है। और यहां पर दोस्तों हमने 5 नियमों के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से जो भी आपको निकला है व्यंजन संधि को समझने का प्रयास किया है। अगर आपके बहुत ही लाभ की है, उपयोगी है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। जो भी साथी चैनल से जुड़े हैं वो जुड़े रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार से निरंतर आपकी तीनों संधियां आज यहां पर समाप्त होती हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, और आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाया और विस्तार से भी आपको बताया कि कहीं भी आपकी गलती ना हो।
ठीक है। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, कहीं भी कोई डाउट लगता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रोत्साहन करना है, शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और टेलीग्राम ग्रुप से भी आपको जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप में भी हमारा बहुत बड़ा परिवार हो गया है, लगभग 5000 लोगों का, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो आप भी इस टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, MP टेट, रीट, CTET, NTPC और UP टेट, सुपर टेट, जिस भी एग्जाम में संधि पूछी जाती है उसके लिए ये वीडियो तो रामबाण है दोस्तों। वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें और प्रोत्साहन जरूर दें। कमेंट के माध्यम से बताएं वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।